सभी के लिए राधे राधे। और आज एक बार फिर से हम इस वीडियो में हाजिर हैं आप सबके सामने, आप सबके साथ क्लास 12 के बच्चों के लिए ये सीरीज जो हमारी चल रही है केमिस्ट्री पंच, जिसका जो क्लास 12 के बच्चों के लिए है और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सीरीज ये है। और आपसे मैं बता दूं, ये जो सीरीज है इसमें जो न्यू एडिशन आया हुआ है आपकी एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है। तो यहाँ पे ये प्रश्न उत्तर की जो सीरीज जिसका नाम हमने दिया है केमिस्ट्री पंच, और केमिस्ट्री पंच मतलब हर एक वीडियो में 5 प्रश्न हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में ये चौथा पार्ट हमारा है, जो ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके भी कुछ 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मैंने दे दी है, तो वहां से आप चेक कर लेना। और आप यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में और भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपकी केमिस्ट्री पंच सीरीज है, इसमें आपको ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए लागू होने वाले क्वेश्चंस हैं। इनका लेवल उसी प्रकार से है जो हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आपको एनसीईआरटी तो चलती ही है, तो वहाँ आपको फायदा देने वाला है। चाहे एमपी बोर्ड की बात करूँ, राजस्थान, बिहार या फिर यूपी बोर्ड, सभी में ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। इसके अलावा जैसे कि अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है जिसमें 16 चैप्टर्स हैं वो वाली चल रही है, लेकिन जो इस साल 2026-27 में आई है उसमें 10 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर घटा दिए गए हैं। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़, अब हम आ गए हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, परासरण दाब को समझाइए। और परासरण दाब एवं परासरण दाब नापने की एक विधि होती है जिसको बोलते हैं वर्कली हार्टले विधि। इस विधि का वर्णन करना है कि कैसे हम परासरण दाब को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं परासरण दाब क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में भरा है पानी। अब इस बीकर में बीच में से आप ये लाइन देख रहे हो जो रेड कलर की है, ये आप ये मान सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली हमने बनाई हुई है। यहाँ पे शुद्ध विलायक भरा हुआ है मतलब जल, और यहाँ पे है आपका विलयन, जैसे कि जल और शक्कर का विलयन। अब वो परासरण दाब किसे कहते हैं इस डायग्राम से समझो, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, पहले तो ये है कि परासरण कहलाता क्या है। तो परासरण कहलाता है जल के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। मतलब जिस जगह पे जल अधिक है वहां से कम सांद्रता की ओर जाएगा जहां जल कम है। तो फिर आइए अब हम बात करते हैं परासरण दाब किसे कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास बीकर है, बीच में आप जो लाइन देख रहे हैं ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। और होता क्या है परासरण में, यहाँ पे मान लो शक्कर और जल का मिश्रण बना हुआ है, इसमें जल की मात्रा कम है और इस साइड केवल शुद्ध विलायक है, मतलब केवल जल ही जल है। तो परासरण की क्रिया जब होगी तो क्या होगा कि जल के अणु शक्कर वाले अणुओं में जाएंगे, ये तो आप समझते हो। तो जब शक्कर वाले अणुओं में जाएंगे तो फिर क्या होगा, जिस साइड में शक्कर का या ये जो विलयन है, इस साइड जो आपके राइट साइड पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्तर बढ़ जाएगा। और इसका स्तर जब बढ़ जाएगा, ये जो हमने एरो से दिखाया हुआ है, तो इसका स्तर जब बढ़ जाएगा तो इस स्तर को, इस बढ़े हुए स्तर को सेम उसी लेवल पर लाने के लिए जितने दाब की आवश्यकता हो उसे ही कहा जाता है परासरण दाब। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। एक बार समझने के बाद आपको डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएगी। वह न्यूनतम बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन की ओर प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, परासरण दाब। मतलब विलायक का विलयन की ओर, मतलब जल का विलयन की ओर रोकने के लिए यहाँ से हमें दाब लगाना पड़ेगा। यहाँ जो एरो है आपका, यहाँ से दाब लगाना पड़ेगा। तो इसी दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। होपफुली आपके माइंड में ये क्लियर होगा। अभी तक जो स्टूडेंट थे वो रट लेते थे इन चीजों को, लेकिन आपको रटना नहीं है, समझ के चलना है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब नापने की
वर्कली हार्टले विधि में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अब हम समझते हैं परासरण दाब नापने की वर्कली हार्टले विधि। वर्कली हार्टले विधि में होता क्या है, इसमें सबसे पहले एक उपकरण होता है, ये जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, तो ये एक इसका एक उपकरण है और इसको हम कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। होता क्या है कि बीच में एक अलग से आपको एक अलग से ये ऐसे टंकी टाइप की देखने को मिलती है और यहाँ पे केसी का नली होती है, जहाँ से हम क्या करते हैं शुद्ध विलायक मतलब कि जल भर देते हैं। और यहाँ पे जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसमें भरा होता है आपका कोई भी एक विलयन। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इस उपकरण की व्यवस्था कैसे की जाती है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। केंद्रीय छिद्र युक्त झिल्ली में विलायक और बाहरी जैकेट में विलयन भरते हैं। कोई केसिका नली में विलायक का स्तर नोट करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले जो केंद्रीय झिल्ली दिख रही है इसमें हम शुद्ध विलायक भरते हैं जैसे कि जल, और जो बाहरी आवरण है इसमें हम क्या भरते हैं, इसमें हम विलयन भरते हैं। और केसिका झिल्ली का जो स्तर होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। अब क्या होता है, परासरण की क्रिया होती है इनके बीच में। तो विलायक के अणु झिल्ली से होकर विलयन की ओर, जिससे केसिका में स्तर गिरता है। तो अब जैसे कि जो विलायक के अणु कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि विलायक जो होता है वो शुद्ध होता है, मतलब कि पानी भरा हुआ है, तो वो जाएंगे हमारे कहाँ पे, विलयन की ओर जाते हैं। परासरण की क्रिया होती है, तो जैसे ही वो जाते हैं तो केसिका का स्तर गिर जाएगा। अब पिस्टन द्वारा विलयन पर इतना बाहरी दाब लगाया जाता है कि केसिका नली में जल का स्तर वापस उसी स्तर में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिस्टन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इतना दाब लगाते हैं कि वापस केसिका झिल्ली में उतना ही क्या आ जाए, केसिका नली में उतना ही स्तर आ जाए जितना पहले था, परासरण की क्रिया के पहले था। तो इस अवस्था में विलायक का प्रवाह रुक जाता है। दाब मापक के द्वारा प्राप्त रीडिंग ही विलयन का परासरण दाब होता है। बहुत ही अच्छी विधि है और आप समझ भी गए होंगे कि परासरण दाब क्या है, इसे नापते हम कैसे हैं। इसके लाभ क्या है इस विधि का यूज करने से, एक तो समय कम लगता है, दूसरा सटीक परिणाम आपको देखने को मिलता है, और झिल्ली क्या होती है, सुरक्षित रहती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का है आपका सेकंड क्वेश्चन। और आपसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। अगर आप पहले से हमारे स्टूडेंट हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेंड जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। और ठंडे प्रदेशों में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। तो जो ऐसे ठंडे देश होते हैं वहाँ पे जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ सड़कों पर नमक डाल दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है कि नमक बर्फ के गलनांक को कम कर देता है, जिससे यह बर्फ को पानी में बदल देता है और जमा होने से रोकता है। मतलब बर्फ नहीं जम पाती है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मतलब बर्फ नहीं जम पाती है और उसको और अधिक कम तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बार आया है पेपर में, तो आइए इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गोताखोर अपने श्वसन सिलेंडर में हीलियम गैस का उपयोग क्यों नहीं करते। चलिए बात करते हैं हम। जो गोताखोर होते हैं समुद्र में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, तैराकी करते हैं, गोताखोरी करते हैं, तो इसके लिए ये हीलियम गैस का उपयोग करते हैं और अदर गैस का उपयोग क्यों नहीं करते, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए हम बात करते हैं इसके लिए। तो गहरी गोताखोरी के लिए सुरक्षित है। सबसे पहले तो ये बात है कि गोताखोरी क्या होती है, समुद्र के निचले तट पर होती है, मतलब कि समुद्र के अंदर जाते हैं ये लोग। तो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो पानी के द्वारा दबाव लगाया जाता है, तो जब दबाव लगेगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है, इस कारण से। तो आइए हम चेक करते हैं। हीलियम कम घुलनशील होती है, और अगर इसके अलावा हम दूसरी गैसेस की बात करें, जैसे कि आप वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, तो हम हीलियम ही क्यों भरते हैं, हो सकता है आप नाइट्रोजन भर लो। अगर नाइट्रोजन भरेंगे तब क्या होगा,
तो अगर नाइट्रोजन भरेंगे तो नाइट्रोजन पे दबाव पड़ेगा और नाइट्रोजन क्या हो जाती है, जल्दी से पानी में घुल जाती है। और जैसे ही पानी में घुलेगी तो यह नाइट्रोजन नार्कोसिस और डीकम्प्रेशन सिकनेस के जोखिम को कम करता है, विशेष रूप से अधिक गहराई पर। तो अगर नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन नार्कोसिस एक नशे टाइप की आ जाती है, हमारे खून में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में घुल जाती है क्योंकि वहाँ पे दबाव बहुत अधिक होता है। लेकिन हीलियम आप जानते हैं एक अक्रिय गैस है, इसके अणु भी बहुत दूर दूर होते हैं और हल्की भी होती है, इस कारण से ये हमारे ब्लड में नहीं घुल पाती है। इसलिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम का यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन का नहीं किया जाता है। फिर है इसके क्या फ़ायदा है, तो यह एक हल्की गैस है हीलियम जो अधिक दबाव पर सांस लेने में आसानी होती है, इस कारण से इसका हम यूज़ करते हैं। और भी इसका एक कारण है कि नाइट्रोजन के विपरीत उच्च दबाव पर इसका कोई नशीला प्रभाव नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है उसका नशीला प्रभाव होता है और नाइट्रोजन नार्कोसिस से क्रिया हो जाती है जो हमारे लिए नशे में कर देती हैं। इसलिए भी नाइट्रोजन का यूज़ नहीं किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं वो अपने सिलेंडर में हीलियम का ही यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो ये सिलेंडर है और यहाँ पे हीलियम लिखा भी हुआ है, तो हीलियम का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है, मतलब कि चौथा वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर पे। और इस वीडियो के पूरे होते ही हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, मतलब कि हर वीडियो में 5, तो टोटल आपके ये 20 क्वेश्चंस हो गए। इन 20 क्वेश्चंस की अगर आप PDF चाहते हैं कि आपको मिले तो आप बिल्कुल इस PDF को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे दिया गया जो नंबर है आप इस पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको PDF दे दूंगा। ये जो PDF रहेगी ये सारे स्टेट लेवल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको काम आएगी, चाहे किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो। तो फिर ये पूरी PDF लेने के लिए आपको यहाँ पे मैसेज करना है। इसका थोड़ा सा मैंने प्राइस भी रखा है, PDF जस्ट 29 RS में, केवल 29 रुपये में आपको ये PDF में दे दूंगा। और ये 29 रुपये भी मैंने क्यों रखा है, क्योंकि आप देख रहे हो मुझे कंटेंट बनाने के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों से, तो इस कारण से मैंने ये छोटा सा प्राइस रखा हुआ है, जिससे आपके लिए और भी अच्छे क्वालिटी के मैं वीडियोस दे सकूं। चलिए अब हम बात करते हैं और आगे। इसके अलावा ये जो हमारी आपके लिए चल रही है केमिस्ट्री पंच सीरीज, क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान पंचामृत सीरीज चल रही है। आप इसके भी अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो आप या 10th क्लास के किसी भी स्टूडेंट से आप कनेक्टेड हैं तो उनके लिए ये वीडियो शेयर कर देना, ये चैनल शेयर कर देना, जिससे कि वो इस सीरीज का फ़ायदा ले सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट से अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो अगर कोई द्रव में गैस खुली हुई है तो गैस और ज़्यादा घुलेगी या कम हो जाएगी, ये पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से समझ भी सकते हैं। तो क्या होता है, कम तापमान अगर रहेगा तो गैसों की विलेयता अधिक रहेगी। क्यों? क्योंकि गैस के अणु तापमान बढ़ाने से गति करने लगते हैं। तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है कब? जब तापमान कम होता है। वे विलायक के अणुओं के साथ आसानी से बंधे रहते हैं। लेकिन अगर हम तापमान अधिक कर दें तो कम विलेयता हो जाएगी, मतलब विलेयता कम होगी। तो तापमान बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे द्रव से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। लाशेटली सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था विलेयता कम होने की दिशा में खिसक जाती है। तो ये थे हमारे के क्वेश्चंस, और ये पूरी PDF आप जरूर लें, और अगर नहीं लेना है तो कोई ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और चलिए आप सभी के लिए फिर से एक बार राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।